हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एग्ज़ाम लगातार नज़दीक ही आता चला जा रहा है। आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा करिए। आप वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, उसके नोट्स बनाइए। उस वीडियो को बीच बीच में रोक दीजिए, उसके नोट्स बनाइए। जो कहा जा रहा है उस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपके माइंड में रहेगा और एग्ज़ाम के समय में आप कुछ नया कर सकते हैं। तो आप जो है कि जब भी वीडियो देखिए तो उसे बीच में जो है कि अगर कुछ याद करने वाला पॉइंट आ रहा है तो उसको थोड़ा सा रोकिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे याद करते जाएंगे बाकी लेक्चर जो भी होगा हर लेसन का आपको अच्छी तरह से समझ में आता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला जो है कि पार्ट। यहाँ पे है कृषि एग्रीकल्चर का हम लोग का वीडियो चल रहा था, उसमें कृषि से संबंधित काफ़ी कुछ चल चुकी है और खेती कितने प्रकार की होती है, जैसे रबी की फसल और खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स जो भारत में प्रमुख फसल है या बहुत अधिक जो फसल बोई जाती है, कुछ खास फसलें, उन लोगों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करना है उसमें कि कौन सी फसल कहाँ पर बोई जाती है, सबसे अच्छी अच्छी जो फसलें हैं, सबसे ज़्यादा जो बोई जाने वाली फसल है किस स्थान पर बोई जाती है, ये किस तरह का तापमान चाहिए, और उसके बाद जो है उनको मिट्टी की कैसी कैसी ज़रूरत होती है, बरसात की किस तरह की ज़रूरत होती है। तो ये सब हम लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। तो यह जो कृषि का चैप्टर चल रहा है उसमें है कि अलग प्रकार की कृषि का कारण जो अपने यहाँ है, अलग अलग कृषि का जो कारण है कि ठंडी में कुछ और बोई जा रही है, क्या बोलते हैं ठंडी में बोई जाने वाली फसल को रबी और बरसात में खरीफ। तो ये जब बंटवारा हुआ है तो जगह जगह कुछ तो मिट्टी के आधार पर, देखिए भारत में मिट्टी के आधार पर फसलें अलग प्रकार की बोई जाती है। जैसे आप देखिए कि अपने अगल बगल में जो फसल बोई जाती है, कहीं दूसरी जगह जाएंगे अगर मिट्टी का अंतर आ गया तो वहाँ कुछ फसलें दूसरी तरह की बोई जाएंगी। अब आपके यहाँ हो सकता है चावल न बोया जा रहा हो, कहीं चावल बहुत ज़्यादा बोया जाता हो। आपके यहाँ हो सकता है मक्का न बोया जाता हो, कहीं पर मक्का ज़्यादा बोया जाता हो। तो इस तरह से फसल का जो अलगाव हुआ है किस तरह से अलग अलग किया गया है, तो मिट्टी के आधार पर, जलवायु के आधार पर और कृषि पद्धतियों में अंतर के कारण, खेती करने का जो अंतर है उसके कारण, जिस खेती को करने के लिए लोगों का लगाव ज़्यादा है, जिसके बारे में जानकारी ज़्यादा होती है, उसी को वो लगातार करने की कोशिश करते हैं। इस आधार पर भी बंटवारा हुआ है। अब इसके जो क्षेत्र बने हुए हैं, अनेक क्षेत्र हैं कि कहाँ पे कौन सी फसल बोई जाती है। जो अनेक क्षेत्र बने हुए हैं उसमें किस किस टाइप की फसल बोई जाती है, तो देखिए किस टाइप की है। एक खाद्य फसल होती है, अन्य खाद्य फसल होती है और अखाद्य फसल होती है। तो खाद्य फसल में कौन सी, जो खाने योग्य होती है, जिसको हम खाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब। उसके बाद अन्य खाद्य फसल, कुछ ऐसी खाद्य फसल है जिसको हम सीधे नहीं खाते हैं, कैसे जैसे तिलहन है, सरसों है, इसका तेल जो यूज करते हैं हम लोग। तो खाने वाली फसल को देखिए। अन्य खाद्य फसल में जैसे तेल से संबंधित जो फसलें होती हैं उसको देख लीजिए। और अन्य खाद्य के अलावा अखाद्य फसल में देखिए, जिसको बिल्कुल हम लोग खाते नहीं हैं फिर भी हम उसको जो है कि बोने का काम करते हैं। तो ऐसी फसलों को जिसे आप खाने में यूज नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उसे जो है कि आप लगातार फसल के रूप में बोया जाता है, उसकी कटाई होती, सब कुछ होता है, उसे कहते हैं अखाद्य फसल। जैसे जूट है, कपास है, ये सब। तो इन फसलों को देखिए, कपड़ा जैसे बनाने वाले जो जूट जैसे बोया जाता है, कपास बोया जाता है, तो कपास खाने के लिए तो है नहीं लेकिन फिर भी इसका बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है, फसल के रूप में इसको उगाया जाता है। तो यह फसल तो है लेकिन कौन सी फसल है, अखाद्य फसल। अन्य खाद्य फसल में आप समझ गए कि तेल से संबंधित जो फसलें हैं, और खाद्य फसल जो खाने योग्य है, ये हो गई। अब इन सब में से मुख्य फसल कौन कौन सी है, जरा उनको जो है कि अध्ययन किया जाए। अच्छा, इस मुख्य फसलों में जरा देखिए यहाँ पर कि मुख्य फसल मेजर क्रॉप्स में सबसे पहले कौन सा है, चावल, राइस। ठीक, तो इसके बारे में कुछ खास बातें हम लोग जान लें और उसको आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे कौन सी विशेषताएं हैं कि चावल की खेती कब की जाती है, तो चावल की खेती कब की जाती है, यह खरीफ की फसल। तो खरीफ का मतलब कौन सा हो गया, बारिश का मौसम जो होता है, इसमें जैसे बारिश हो रही, आप ध्यान दे दीजिए तो इस अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि हाँ चावल जो है कि बारिश के टाइम में होता है।
उसके बाद इसकी विशेषता यह है, यह खेती चावल जो बोया जाता है यह प्राचीन काल से बोया जाता है। प्राचीन काल से जब गेहूँ चावल यही जो है कि मिलते चले आए हैं पाषाण काल से। ये इस खेती में जो चावल की खेती है पूरे विश्व में सबसे आगे कौन है और भारत का कौन सा नंबर है? तो पूरे विश्व में सबसे आगे कौन है? चीन। सबसे आगे कौन सा है? चीन प्रथम नंबर पे है। और भारत कौन से नंबर है? पूरे विश्व में द्वितीय नंबर पर है चावल के उत्पादन के मामले में। ठीक, कंफर्म हो गया। चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पर है। तापमान देखा जाए कि ये चावल की खेती जो बोई जाती है लगभग इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना तापमान चाहिए? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक चाहिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम रहेगा तो ठंडी ज़्यादा हो जाएगी, अगर ठंडी का मौसम ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो ये फसल खराब हो जाएगी। अर्थात इसको जो है कि गर्मी का मौसम चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही रहना चाहिए। यह वर्षा वाली फसल है, बिना बारिश की तो नहीं हो सकती है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बारिश का मतलब वर्षा इसको 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। अब 100 सेंटीमीटर ये मापन कैसे लगा गया? 100 सेंटीमीटर कैसे नापेंगे? आप स्केल देखे हैं, उस पर जो छोटा स्केल है तो कितना 15 सेंटीमीटर, या जो है कि बड़ा दे है तो उस पर कुछ और सेंटीमीटर, ऐसे अलग अलग बना हुआ है। लेकिन ये बारिश कैसे नापा जाता है? तो बारिश के लिए होता यह है कि जब बारिश होने शुरू हो जाती है तो बाहर आप एक प्लेन जिसका जो है कि आधार और ऊपर वाला दोनों हिस्सा एकदम बराबर हो, जैसे कोई ग्लास हो या थाली हो तो चारों तरफ से एकदम पूरी तरह से बराबर हो, उसको बारिश हो रही है उसको रख दीजिए खुले में एकदम। बारिश होने लगी, उस बर्तन में भी बारिश होगी, अगल बगल भी होगी। बारिश में जब बारिश का पानी जब बर्तन में इकट्ठा हो जाए तो आप स्केल से उसको नाप लीजिए कि कितना सेंटीमीटर हुई है बारिश। तो बारिश में अब स्केल में जितना बताएगा कि 10 सेंटीमीटर हुआ, 5 सेंटीमीटर हुआ, 2 ही सेंटीमीटर बारिश हुई, वही होता है, उसी से पता चलता है कितने सेंटीमीटर। तो इसको 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। आप देखते होंगे धान के खेत में जो है कि पानी लगातार रहता है। पर्याप्त जल से अगर कम वर्षा हो रही है तो वहाँ पर क्या करते हैं जी, सिंचाई करके तब उत्पादन किया जाता है धान का। क्यों? पानी की ज़रूरत इसे ज़रूर चाहिए। उसके बाद मिट्टियों के पे चले कि किस प्रकार की इसको मिट्टी चाहिए, तो चिकनी व दोमट मिट्टी की इसे ज़रूरत होती है। चिकनी और दोमट मिट्टी की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि यह जल धारण की क्षमता अधिक होती है, इसमें पानी को रोक के रखता है। आप देखिए कि जब धान की खेती होने लगती है तो बुआई के बाद कुछ दिनों के बाद उसमें नीचे एक जो है कि लेयर टाइप का बन जाता है, पानी एक बार भर दीजिए जल्दी सूखता नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि ये दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है, पानी काफ़ी दिन तक रुका रहता है वहाँ पर। अच्छा, चावल से नुकसान भी है। कौन सा नुकसान है? चावल भूमि की उर्वरा शक्ति जो पैदावार कर रही है, उसमें जो शक्ति है, उर्वरक शक्ति है जिससे कि कोई फसल उग रही है, उस शक्ति को क्या करता है यह धान? नष्ट कर देता है। और अगर नष्ट कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि आपको खाद या उर्वरक उसको देना आवश्यक है। बिना खाद दिए अब वह जो है कि दूसरी फसल उसमें आप नहीं बो सकते हैं। अच्छा, इतना जब यह खेती की जाती है तो इसमें तो ऐसा है नहीं कि कटाई के समय भी काफ़ी समस्या होती है। अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रैक्टर जो कि ट्रैक्टर लग जाता है और काटते हुए निकल जाता है। अन्यथा फसल जो है कि धान की खेती ज़्यादातर अगर गिर गई है तो उसमें आदमी की ही ज़रूरत पड़ती है। बोते समय भी आदमी की ज़रूरत पड़ती है, निराई के समय आदमी की ज़रूरत पड़ती है, कटाई के समय भी ज़रूरत होती है। अर्थात इसमें श्रम, मानव श्रम की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। तो बुआई, निराई, कटाई इन सब में क्या होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मानव श्रम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यह खेती जहाँ पे की जाती है वहाँ यह होता है कि उन्हें सस्ते श्रमिक मिले। महंगे श्रमिक मिलेंगे तो खेती नहीं हो पाएगी, सस्ते श्रमिक मिले। अब कहाँ कहाँ ये चावल की खेती होती है भारत में? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक, कन्फर्म हो गया। आप चित्र के भी माध्यम से आप देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है कि खेती भारत में हो रही है और किस प्रकार की है, तो उसको देख करके भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बाकी इसको एक बार चेक कर लीजिए कि चावल की खेती किस प्रकार की फसल है, कितना तापमान चाहिए, कितना बरसात चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए। ठीक,
अगर ये सिर्फ और स्थान कहाँ कहाँ पे इसको बोया जाता है, ये मिट्टी के लिए जो कि लाभदायक है या हानिकारक है, तो ये सब खास चीज़ें कुछ इसमें से आप ध्यान से देख लीजिए। और एक बार जब इतना देखने के बाद फिर वीडियो इस पे जो है कि पहले पॉज कर दीजिए, उसके बाद पहले सोचिए कि क्या जो है कि हमें लर्न हो गया है, तैयार हो गया है या टॉपिक। जब हो जाए तो फिर आगे देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करिए। मुख्य फसलों में अब दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका? गेहूं। मुख्य फसलों में पहले नंबर पे चावल था, दूसरे नंबर पे भारत में कौन सी फसल है? वह है गेहूं। गेहूं भारत में दूसरे नंबर की फसल है। अब भारत में जब यह फसल बोई जाती है तो इसके बारे में कुछ विशेषताएं देख लिया जाए। जैसे तापमान कितना चाहिए इसको, लगभग टेम्परेचर तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड तक, लगभग इतना तापमान, मतलब ठंडी का मौसम होना चाहिए। अगर ठंडी का मौसम है तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी फसल है। तो ये कौन सी फसल है? रबी की फसल। अब इसमें बहुत कम तापमान पर अगर यह इससे भी नीचे आ गया तब यह फसल खराब हो सकती है। दूसरा कि बोते समय खेत तर व नम होने चाहिए। अगर जब बुआई हो रही है तब आप देखते होंगे कि जहाँ गेहूं की बुआई हो रही है तो उस जगह पर होता क्या है कि पहले तो इंतज़ार करते सब बारिश वगैरह हो जाए। अगर बारिश नहीं होती तो पहले सब उसको जो है कि पानी से तर करते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद तब बुआई होती है जब खेतों में नमी हो जाती है। उसके बाद जो वर्षा होती है तो साधारण बरसात इसमें कितनी मानी जाती है? लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर बरसात होनी चाहिए। ठीक, ये बारिश जो 50 से 75 सेंटीमीटर है या धान के लिए 100 सेंटीमीटर है, तो ये होता है कि पूरे सीजन की बारिश इतनी होनी चाहिए। अधिक वर्षा हानिकारक है और कम वर्षा में सिंचाई होती है। तो अधिक वर्षा, ज़्यादा बारिश हो जाती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप देखिए कि गेहूं की कटाई के समय बरसात होने लगती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तब भी फसल खराब हो जाती है। अगर कम वर्षा होगी तब भी दिक्कत है। उस समय क्या होता है? उसकी सिंचाई की जाती है। कटाई के समय मौसम शुष्क होना चाहिए। अगर उस टाइम में बारिश हो गया तो पूरी फसल भीग करके सब खराब होने लगती है। तो कटाई के समय मौसम कैसा होना चाहिए? शुष्क होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए। मिट्टी दोमट होनी चाहिए। अगर इसमें आप बुआई के समय देखेंगे तो लोग डाई यूरिया, ये सब जो डाई यूरिया अर्थात सोरा जो अगर देते हैं तो ये उसके लिए बहुत लाभदायक होता है। अमोनियम सल्फेट गेहूं के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कहाँ कहाँ ये बोया जाता है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर इसकी खेती की जाती है। तो इसके बारे में आप समझ गए कि अब मुख्य फसल में मोटे अनाज के बारे में देखा जाए कि जैसे मिलेट्स बोलते हैं इसको। तो मोटे अनाज जो होते हैं इसमें पोषक तत्व पूरी तरह से होता है। पोषक तत्व से ये क्या होता है कि भरपूर होता है। पोषक तत्व का मतलब हो गया जैसे आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, शरीर के लिए आयरन हो गया, जो उपयोगी तत्व हैं शरीर के लिए वो सब इसमें भरपूर पाया जाता है। अब इन सब मोटे अनाजों में किसको कहा जाता है? तो जैसे ज्वार हो गया, रागी, बाजरा, मक्का, इन सबको मोटा अनाज बोला जाता है, मिलेट्स बोला जाता है। तो ज्वार ये कहाँ बोया जाता है? भारत की तीसरी सबसे बड़ी फसल है। वर्षा पर यह निर्भर होता है, सिंचाई के बिना नहीं, जो है कि सिंचाई से नहीं, यह वर्षा से ही किया जाता है। कहाँ कहाँ पर ज्वार होता है? यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में यह किया जाता है। ठीक, कन्फर्म हो गया इतना। रागी जो होती है शुष्क प्रदेशों में जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ भी इसको बो दिया जाता है। काली मिट्टी इसके लिए ज़रूरी होता है और ये कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पर रागी को बोया जाता है। उसके बाद बाजरा है तो बलुई मिट्टी में बोया जाता है। और कहाँ बोया जाता है बलुई मिट्टी? कहाँ कहाँ है? तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बाजरा को बोया जाता है। मक्का ये जो है कि खाद्यान्न खाने के लिए और मवेशी अर्थात पशुओं के लिए चारा के लिए भी इसको बोया जाता है और ये पुरानी जड़ोद मिट्टियों में बोया जाता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब में यह बोया जाता है। तो इसके बारे में खास चीज़ें आप क्या नाम याद रखिए? मोटे अनाज में ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का ये सब है मोटे अनाज में। उसके बाद इसमें पोषक तत्व पाया जाता है। पोषक तत्व में आप जो है कि कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, जो मुख्य प्रोटीन, विटामिन जैसे दाल में ये सब पाए जाते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए, इसमें दाल जो है यह भारत
विश्व में सबसे बड़ा जो है उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। उसमें कौन कौन सी फसल, जैसे अरहर है, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये सब है। लेकिन इसमें एक बात है कि इस अरहर को छोड़ करके, अरहर को केवल छोड़ करके बाकी जितनी फसलें हैं वह वायुमंडल से नाइट्रोजन की गैस लेती हैं और उसके बाद यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, अर्थात मिट्टी में उस नाइट्रोजन गैस को मिला देती हैं। तो उर्वरा शक्ति क्या होती है जी? बढ़ जाती। किसकी? मिट्टी की। और इसीलिए इन सब का उपयोग किया जाता है किस लिए? फसल चक्र के लिए। अब फसल चक्र क्या होता है? एक खेत में एक फसल बो करके उसके बाद अगली बार जो है कि दूसरी फसल बो देना, फिर अगली बार तीसरी फसल बो देना, इस तरह से बारी बारी खेत में फसल को बो देना फसल चक्र कहलाता है। इस कारण इसका यह होता है कि जो उर्वरा शक्ति होती है वह मेंटेन रहता है, बराबर रहती है, क्योंकि कुछ जो है कि उर्वरा शक्ति को कम करती हैं फसलें और कुछ बढ़ा देती हैं। ये अरहर कहाँ बोया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन जगहों पे दाल बोया जाता है। ठीक, इतना कन्फर्म हो गया आपका। अब अन्य कुछ खाद्यान्न फसल है और अखाद्य फसल है और कुछ विशेष कुछ बातें हैं, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और यहाँ तक अगर आपको कन्फर्म हो गया है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और अब तो हम लोग जो है कि ग्रुप बढ़ा दिए हैं कि इंटर का मैथ और उसके बाद जो है कि इंग्लिश, ये भी जो है कि 2 हमारे सर और आ गए हैं, तो ये भी चलता रहेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सभी चैनल जो है कि पूरी तरह से कोचिंग जैसा चैनल नहीं चलाते, कोई एक सब्जेक्ट को वीडियो बना के डाल देते। लेकिन हम लोग अब अगर आप लोग सपोर्ट ऐसे करते रहेंगे तो पूरा कोचिंग व्यवस्था की तरह से ही आपको यह जो है कि चैनल प्रोवाइड किया जाएगा। इस पर जितने विषय हैं सब पूरी तरह से धीरे धीरे सब दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते चले जाइए। धन्यवाद।